गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं डिस्कस करती हूँ यूजीसी नेट एनटी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द जस्ट मैन जस्टिस व्हाट काइंड ऑफ फॉरग्राउंडिंग डू यू फाइंड इन द अबव लाइन्स। फॉरग्राउंडिंग एक प्रकार की लिटरेरी डिवाइस है। तो ये बोल रहे हैं कि द जस्ट मैन जस्टिस में कौन कौन से फॉरग्राउंडिंग हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, सिंटैक्टिक, सीमेंटिक, कलेक्शंस, नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए एंड बी बोथ, सिंटैक्टिक एंड सीमेंटिक बोथ। ये दोनों की दोनों फॉरग्राउंडिंग हमें इसमें देखने को मिलती हैं। फॉरग्राउंडिंग का मतलब होता है like when poet tries to shift the reader interest from what to said to how to said. ओके, जब कोई भी पोएट अपने वर्क में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस डालता है कि ये वर्क कैसे लिखा गया है, या फिर जो स्टेटमेंट हैं, जो लाइंस हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो किस तरीके से लिखे गए हैं, वेदर इस चीज़ पे कि क्या लिखा गया है। ठीक है, जब स्टाइल पे ज़्यादा फोकस होता है तो हम बोलते हैं वहाँ पे फॉरग्राउंडिंग लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद आइटम्स इन लिस्ट 2 अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन। हमारे पास लिस्ट 1 में चार ऑप्शन हैं, लैम्बिक, सेकंड है एनापेस्टिक, थर्ड है डेक्टेलिक एंड फोर्थ है ट्रॉकेक। ओके, हमारे पास चार ऑप्शन हैं, लैम्बिक, एनापेस्टिक, डेक्टेलिक, ट्रॉकेक। ओके, तो हमें देखना है कि जो सेकंड लिस्ट में वो किस किस से मैच करेगा। तो इसका आंसर है, ठीक है, इसमें कोई आंसर दिया ही नहीं गया है, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेपरेशन ऑफ स्टाइल इन अकॉर्डेंस विद क्लास अपेयर्स मोर कंसिस्टेंटली इन। जो स्टाइल का सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू द क्लास, ये कौन से पोइट के वर्क में स्पेशली देखने को मिलता है, किसके लिटरेचर में, किसके आर्ट में स्पेशली ये शो होता है कंसिस्टेंटली, सेपरेशन ऑफ क्लास। ओके, तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, बेन जॉनसन, शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर। तो इसका राइट ऑप्शन है शेक्सपियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वी हैड वी वट वर्ल्ड इनफ, हैड वी वट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम्स दिस coyness lady were no crime. Had we what world enough and times this coynish lady were no crime. तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ कौन सा, इस स्टेटमेंट में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, आयरनी, पैराडॉक्स, हाइपरबोल एंड यूफेमिज्म। ओके, चार ऑप्शन है, आयरनी, पैराडॉक्स, हाइपरबोल, यूफेमिज्म। तो इसका आंसर है आयरनी। इस स्टेटमेंट में, इस लाइन्स में आयरनी को यूज़ किया गया है। हैड वी वट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम दिस coyness लेडी वी आर नो क्राइम। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्पेंसेरियन स्टेंजा को लेकर के। स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज़, स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितने पेंटामीटर्स होते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, 4 iambic pentameters, 6 iambic pentameters, 8 iambic pentameters, 10 iambic pentameters। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितने पेंटामीटर्स होते हैं, 8 iambic pentameters होते हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा में। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम इन लिस्ट 1 विद आइटम इन लिस्ट 2 अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो।
जो लिस्ट 1 में जो आइटम्स दिए गए हैं उनको लिस्ट 2 के आइटम से मैच करना है, ठीक है। तो जो लिस्ट 1 है उसमें दिए गए हैं राइटर्स के नाम, तो हम राइटर्स के नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्लिंथ ब्रोक्स, विलियम एम्सम, मार्क सॉकर, मॉड बॉटकिन। और फिर नीचे मतलब ये सारे क्रिटिक्स हैं, और नीचे हैं थ्योरीज दी गई हैं। थ्योरी ऑफ एम्बिग्यूटी, थ्योरी ऑफ पैराडॉक्स, archetypal patterns in poetry, technique as discovery। तो एम्बिग्यूटी आपको पता है टी.एस. एलियट से काफ़ी रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिक्स इस थ्योरी को किसने क्रिटिक किया है, शायद इस पे हमें ये मैच करना है। देखते हैं, इसका आंसर है ए। जो क्लिनिथ ब्रुक्स हैं उनका वो क्रिटिक हैं पैराडॉक्स के, ठीक है। क्लिनिथ ब्रुक्स इज रिलेटेड टू पैराडॉक्स। देन William Amson related to ambiguity, okay, और Mark Scorer related to techniques as discovery, और Maud Botkin related to archetypal patterns in poetry, okay। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The artist may be present in his work like God in creations, invisible and almighty, everywhere felt but nowhere seen। ठीक है, तो हेनरी जेम्स ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये क्रिटिक ही है ये एक टाइप से, दैट द आर्टिस्ट मे बी प्रेजेंट इन हिज वर्क लाइक गॉड, ठीक है, कि जो आर्टिस्ट होता है उनके वर्क में वो प्रेजेंट करते हैं आर्टिस्ट को एज अ गॉड, यू नो, जो उनका कैरेक्टर होता है, जो इनविजिबल ऑलमाइटी होता है, बट इन रियलिटी आर दे एग्जिस्ट। इनके कहने का मतलब ये है दैट कि उनको प्रेजेंट तो एज अ गॉड ऑलमाइटी इनविजिबल टाइप से किया जाता है, बट क्या ये रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है द आर्टिस्ट में बी प्रेजेंट इन हिज वर्क लाइक गॉड इन क्रिएशन, इनविजिबल एंड ऑलमाइटी, एवरीवेयर फेल्ट बट नोवेयर सीन। तो हेनरी जेम्स का ये स्टेटमेंट है। हम देखते हैं, इसका आंसर है इम्पर्सनैलिटी, ओके। तो जो आर्टिस्ट हाँ, तो जो हेनरी जेम्स बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, इम्पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द आइटम्स इन लिस्ट विद आइटम्स इन लिस्ट 2 अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। तो हमारे पहले लिस्ट में थ्योरिस्ट दिए गए हैं और सेकंड लिस्ट में उनके वर्क्स दिए गए हैं। तो पहला है हमारा माइकल फॉकेट, जूडिथ बटलर, एलन सनफील्ड, ईव कोसोफ्स्काय, सेडग्विक। तो इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास ए 3124, बी है 3142, सी है 4213, डी है 4312। ठीक है, तो माइकल फॉकेट का जो वर्क है वो कौन सा है, देखते हैं। माइकल फॉकेट का इसमें से वर्क है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। यस, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी बुक इज रिलेटेड टू इज लाइक राइट बाय माइकल फॉकेट। ठीक है, अब हम आते हैं जेंडर ट्रबल। जो जनरल ट्रबल है ये किसने लिखा है, तो जनरल ट्रबल लिखा है जूडिथ बटलर ने। जूडिथ बटलर रोट जेंडर ट्रबल। ओके, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा मैच है, यस, कल्चरल पॉलिटिक्स क्वीर रीडिंग। कल्चरल पॉलिटिक्स क्वीर रीडिंग किसने लिखा है, ये लिखा है एलन सनफील्ड ने। कल्चरल पॉलिटिक्स क्वीर रीडिंग ये एलन सनफील्ड ने लिखा है। और सेकंड हम आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन हमारा, यस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ क्लोजेट। एपिस्टेमोलॉजी आपको पता है, एपिस्टेमोलॉजी लिटरेरी स्टडी से ही रिलेटेड होता है। एपिस्टेमोलॉजी,
नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का ही एक हिस्सा है एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेट, ये बुक किसने लिखी है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेट, बुक रिटन बाय ईव कोसोफ्स्काया सेडविक। ओके, ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट एनरोल्ड सेज, the greatness of a poet, Enroll says, lies in his powerful and beautiful applications of idea to life. But a critic pointed out it was not a happy way of putting it, as if ideas were a lotion for the inflamed skin of suffering humanity. एनरोल, मैथ्यू एनरोल बोलते हैं, lies in his powerful and beautiful application of ideas टू लाइफ। जो एक पोइट की जो ग्रेटनेस होती है वो कहाँ होती है? पोइट की जो ग्रेटनेस होती है, दैट एग्जिस्ट, दैट पॉजेस्ट इन अ पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडिया टू लाइफ। उसके जो लाइफ को लेके जो आइडियाज़ है वो कितने पावरफुल एंड ब्यूटीफुल हैं। बट जो क्रिटिक की स्ट्रेंथ होती है, जो क्रिटिक की ग्रेटनेस होती है, वो क्या होती है? नॉट अ हैप्पी वे ऑफ पुटिंग इट, एज इफ आइडियाज़ वेर अ लोशन फॉर द इन्फ्लेम्ड स्किन ऑफ सफरिंग ह्यूमनिटी। और क्रिटिक्स जो होते हैं वो इस चीज़ को थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, दैट यू नो कि दैट द ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एप्लीकेशन कैन नॉट वर्क एज अ लोशन फॉर इन्फ्लेम्ड स्किन ऑफ सफरिंग ह्यूमनिटी। तो क्रिटिक और पोइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यही एनरोल्ड मैथ्यू बोल रहे हैं। तो ये जो क्रिटिक है, ये क्रिटिक कौन थे? ये क्रिटिक हैं टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट क्रिटिक हैं। इनका जो क्रिटिक है वो एम्बिग्यूटी से रिलेटेड है। ओके, तो एनरोल्ड का ये स्टेटमेंट है पोइट के बारे में। जो क्रिटिक का जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, बट अ क्रिटिक पॉइंट आउट इट वॉज नॉट अ हैप्पी वे ऑफ पुटिंग इट, एज इफ आइडियाज़ वेर अ लोशन फॉर द इन्फ्लेम्ड स्किन ऑफ सफरिंग ह्यूमनिटी। ये स्टेटमेंट किसका है? ये है टी.एस. एलियट का। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेरिडा अमेरिकन डिसाइपल्स वेयर। जो डेरिडा के अमेरिकन डिसाइपल्स थे वो कौन कौन से थे? तो हम आते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन पे। पहला है जॉफ्री हार्टमैन, पॉल डी मैन, जे हिल्स मिलर। बी है ग्रेट्रूड स्टैनन, बारबरा जॉनसन, माइकल रॉयन, बारबरा जॉनसन, माइकल रेन, मैरी इलमन। डी है जैन बॉड जैन बाउड्री लर्ड, गाइल डिजेवल, फेलिक्स ग्वाटरी। ओके, तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जॉफ्री हार्टमैन, पॉल डीमैन, जे हिल्स मिलर्स। ये डरिडा जो अमेरिकन राइटर हैं उनके डिसाइपल्स रहे हैं। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्ले हाउसेस इन लेट 6th centuries लंडन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। जो थिएटर रहे हैं, जो प्ले हाउसेस रहे हैं 16th सेंचुरी के लंदन में, उनके ग्रुप को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है कर्टन, रोज, स्वान, ग्लोब, होप। बी है कर्टन, रोज, स्वान, ग्लोब, सेजन्स। सी है होप, कर्टन, रोज, स्वान, ग्लोब्स। डी है स्वान, कर्टन, रोज, ग्लोब, थेम्स। तो इसका आंसर जहाँ तक देखो, ग्लोब भी है, स्वान भी है, रोज भी है। अब कर्टन और होप है कि नहीं ये देखते हैं। तो ए और सी है, कर्टन और होप भी है, और होप, कर्टन, रोज, स्वान, ग्लोब भी है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ए और सी दोनों सेम ही ऑप्शंस हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कीप अप योर ब्राइट शॉट फॉर द ड्यू विल रस्ट देम। Keep up your bright shot, for the dew will rust them. Good singer, you shall more command with ears. Good savior, you shall more command this year. Then with your weapons, the above lines are addressed by Othello too. ये जो स्टेटमेंट है ये तो समझ में आ गया कि ओथेलो का है, ये ओथेलो के वर्क्स का है और ओथेलो के ही
स्टेटमेंट है, लेकिन ओथेलो ने किससे बोला था? तो ओथेलो आपको पता है ये मिलिट्री में कमांडर था। तो ये जो आप स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कमांड कर रहा है ना। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है रोजियर एंड ऑफिसर्स, ब्राबेंटो, रोजियर एंड ऑफिसर्स, द ड्यूक एंड सेनेटर, मोंटानो एंड कैसियो। देखते हैं, आंसर है बी, ब्राबेंटो, रोडेरिगो एंड ऑफिसर्स। हाँ, तो ये ऑफिसर्स को कमांड कर रहा था कौन? ओथेलो। ब्रा ब्राबेंटियो, रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Act 5 of Marlowe's Edward II shows the murder of the king. Where does in place? Act 5 of Marlowe's Edward, जो एडवर्ड थर्ड करके इनका एक प्ले था मार्लोस का, क्रिस्टोफर मार्लो का। तो उसके सेकंड शो में जो जब किंग का मर्डर होता है, ओके, वेयर डज इट टेक प्लेस? तो ये जो किंग का मर्डर होता है कौन से प्लेस में होता है? वेस्टमिनिस्टर, अ रूम इन द पैलेस, अ रूम इन अ बारकले कैस्टल, अ रूम इन अ किलिंगवर्थ कैस्टल, विद इन द एबे ऑफ नीथ। तो बी, अ रूम इन अ बारकले कैस्टल। अ रूम इन अ बारकले कैस्टल में किंग का मर्डर हो जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड सेट। ओके, हमारे पास ये 4 सेट दिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा पढ़ने के लिए, तो मैं डायरेक्ट आंसर ही देखती हूँ। आंसर है ए। ये क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है अपना, ठीक है, क्रोनोलॉजी पे बेस्ड है। तो पहला है द सेप हार्ड कैलेंडर, टोटल्स मिसलेनी। टोटल मिसलेनी, हाँ भाई, ये 1557 में आया हुआ था। ये एरिस्टोफल एंड स्टेला, ये आया 1591 में। द स्पेनिश ट्रेजेडी, द स्पेनिश ट्रेजेडी है वो कब आई है? ये आई है 1585 में। ओके, स्पेनिश ट्रेजेडी आई है 1585 में। एरिस्टोफल एंड स्टेला आई है 1591 में। टोटल्स मिसलेनी आई है 1557 में। द सेफर्ड कैलेंडर आया 1579 में। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैच द आइटम्स इन द लिस्ट I will item in list according to the code given below. Match the item in the list I with item in list according to the code below. Authors हैं Lucy Hutchinson, John Bunyan, John Evelyn, Margaret Cavendish। हम आते हैं आंसर पे। आंसर है सी, 4132। ठीक है, मेमोरीज ऑफ द लाइफ ऑफ कॉलोनियल हचिंसन। ओके, तो लूसी हॉचिंसन का ही है ये वर्क, मेमोरीज ऑफ द लाइफ ऑफ कॉलोनियल हचिंसन। सेकेंड है हमारा 2, जॉन बनिन। हाँ, सेकेंड है हमारा सलाइवा, अ डिस्कोर्स ऑफ फॉरेस्ट। सलाइवा, अ डिस्कोर्स ऑफ फॉरेस्ट, रिटन बाय जॉन बनिन। सलाइवा, अ डिस्कोर्स ऑफ फॉरेस्ट। ओके, फिर हम आते हैं द लाइफ एंड द डेथ ऑफ मिस्टर बेडमैन। द लाइफ एंड द डेथ ऑफ मिस्टर बेडमैन इज रिटन बाय The life and death of Mr. Badman is written by John Evelyn. Okay, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड, नेचर पिक्चर्स। नेचर्स पिक्चर्स इज रिटन बाय मार्गरेट कैवेंडिश। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। But deeds and language such as men do use, and persons such as comedy would choose, when she would show an image of the time and sport with the human follies, not with the crime. फिर से आते हैं अपन लोग। But deeds and language such as men do use, and persons such as comedy would choose, when she would show an image of the times and sport with the human follies but not with the crime. Okay, and above lines जॉनसन की हैं ये लाइंस। तो उन्होंने क्या उसमें रिप्रेजेंट किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। अपोजेस द आर्टिफिशियलिटी ऑफ रोमांटिक ट्रेजिक कॉमेडी,
बी सेकंड है हमारा इनिशिएट्स द यूज़ ऑफ रियलिज्म। थर्ड है हमारा कंसीडर एनालिसिस ऑफ मॉरल शॉर्ट कमिंग्स मोर इम्पॉर्टेंट। फोर्थ है हमारा इनकरेजेस द यूज़ ऑफ फार्स विद मेलोड्रामा। ओके भाई, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये चीज़ें इन इस लाइंस में दी गई हैं, ठीक है। ये जॉनसन की हैं, बेन जॉनसन्स की। तो बेन जॉनसन्स ने इनमें तीन चीज़ें रिप्रेजेंट की हैं। अपोजेस द आर्टिफिशियलिटी ऑफ रोमांटिक ट्रेजिक ड्रामा। सेकंड है इनिशिएट द यूज़ ऑफ रियलिज्म। थर्ड है कंसीडर एनालिसिस ऑफ मॉरल शॉर्ट कमिंग्स मोर इम्पॉर्टेंट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इफ़ नो प्लेसेस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव वी विल बिल्ड इन सी sonnets pretty rooms. And if no piece of chronicle we prove, we will in sonnet pretty rooms. ठीक है। The glory never shall his worth or the might extort from me. The glory never shall his breath or might extort from me. तो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का है ये। What glory is being referred by certain paradise laws आपको पता ही है, जॉन मिल्टन का है। ए द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। करेज कभी सबमिट नहीं होता। करेजियस पर्सन नेवर सबमिट बिफोर एनीबडी। ये वो कहने के बोल रहे हैं कि जो करेजियस इंसान होते हैं वो कभी भी सबमिशन नहीं करते। दे नेवर बिकम सबऑर्डिनेट टू एनीबडी। ओके, देखते हैं अपन लोग। माइट एक्सट्रॉट फ्रॉम मी। The glory never shall his breath or might extort from me। ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं ग्लोरी का मतलब ये है, ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ नोवेल विदाउट predecessor। It has been described as a novel without predecessor, the product of an original mind, and become immediately popular. It is a peculiar blend of pathos and humor, though the pathos is sometimes overdone to the point of becoming offensively sentimental। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ नोवेल विदाउट predecessor, the product of an original mind, and become immediately popular. It has a peculiar blend of pathos and humor, though the pathos is sometimes overdone to the point of becoming offensively sentimental। ठीक है, तो ये नोवेल 1760 में पब्लिश किया गया है। और ये जो इतना सारा कॉन्टेक्स्ट है ये किस नोवेल के बारे में है, देखते हैं। यह सी ट्रिस्टन सैंडी नोवेल है। इसके बारे में ये सब कुछ लिखा गया है, इतना सब कुछ, ठीक है। ये ऑफेंसिवली सेंटिमेंटल, ठीक है, ऑफेंसिवली सेंटिमेंटल इसमें एक वर्ड यूज़ किए हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सन ऑफ अ जॉइनर, ही वॉज appreciated as a printer. He remained a printer throughout his life. He was asked to prepare a series of modern letters for those who could not write for themselves. This humble task taught him the art of expressing himself in letter. Who is novelist? Okay, the son of a joiner, एक joiner का बेटा, who was apprenticed as a printer। वो अप्रेंटिस था प्रिंटिंग में, ठीक है। He remained a printer throughout his life. He remained a printer only throughout his life. He was asked to prepare a series of modern letters for those who could not write for themselves। जो लोग खुद के लिए नहीं लिख पाते थे तो उससे बोलते थे कि भैया तुम प्रिंटर तो हो ही, ये मॉडर्न लेटर्स भी मेरे लिए प्रिंट कर दो, ठीक है, राइट कर दो प्रिंट। दिस हम्बल टास्क टॉट हिम द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। तो ये जो एक्ट था, ये जो हम्बल टास्क था, ये टास्क करते करते उसने राइटिंग सीखी है भाई, ठीक है।
तो दिस हम्बल टास्क टॉट हिम द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ इन लेटर्स। हु इज़ नोबलिस्ट? तो ये नोबलिस्ट कौन था? जो प्रिंटर था पहले, जिनके पिताजी जॉइनर थे, जो थ्रू आउट हिज लाइफ प्रिंटर ही रहे हैं, बट जैसे ही लोगों ने उनको अपने बिहाफ पे लेटर्स लिखने को बोला, मॉडर्न लेटर्स, तो थ्रू दिस टास्क ही learn to write or learn to write novels, and that's how he became novelist. तो भैया ये इंस्पायरिंग स्टोरी किसकी है? ये है सैमुअल रिचर्डसन। ही इज सैमुअल रिचर्डसन। ओके, वहाँ थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर ignorance is blissfully to be wise, who wrote the following lines? Where ignorance is blissfully to be wise. Where ignorance is blissfully to be wise, who wrote these lines? अलेक्जेंडर पोप की भी हो सकती हैं, थॉमस ग्रे की भी हो सकती हैं, रॉबर्ट साउथ की भी हो सकती हैं। ये है थॉमस ग्रे की लाइन्स, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिसफुली टू बी वाइज। कभी कभी इग्नोरेंस ब्लेसिंग का काम करती है। ये बोल रहे हैं कभी कभी जो चीज़, जिस चीज़ मतलब आपको समझ नहीं आ रही, वह इग्नोर कर दो उस चीज़ को। और कभी कभी इग्नोरेंस इज ऑल्सो proved a characteristic of a wise person. Sometimes ignorance become a characteristic of a wise person. That's what he's trying to saying in these lines. Okay, and these lines are by Thomas Gray. ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट एक्चुअली अ प्रोज ऐसे? इनमें से कौन सा काम, कौन सा वर्क प्रोज ऐसे नहीं है? तो पहला है essay of dramatic poesy, essay on man, C है an essay concerning human understanding, D है an essay towards a new theory of vision। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, essay of dramatic poesy, essay on men, an essay concerning human understanding, an essay towards a new theory of vision। तो इसमें से कौन सा वर्क प्रोज ऐसे नहीं है? मतलब बाकी सारे प्रोज ऐसे हैं। जो बी है ऐसे ऑन मैन, ये एक प्रोज ऐसे नहीं, अदरवाइज सारे प्रोज ऐसे हैं। ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एन ऐसे टूवर्ड्स न्यू थ्योरी ऑफ विजन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रोज ऐसे हैं। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। whom does Mirabel deceive into believing that he loves her in the way of the world? मीराबेल ने किसको डिसीव किया था ये बिलीव करते हुए दैट ही लव्स हर इन द वे ऑफ द वर्ल्ड? whom does मीराबेल डिसीव? ठीक है, तो भैया मीराबेल ने किसको डिसीव किया था ये बिलीव करते हुए दैट ही लव्स हर इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। मीराबेल आई थिंक शी इज अ फीमेल, और उनको ही किसी ने डिसीव कर दिया था, उनने किसी को डिसीव किया था, क्योंकि दैट पर्सन लव्स हिम इन अ वेरी कहते हैं जनरल वे, इन जनरल तरीके से। देयर नथिंग स्पेसिफिक अबाउट हिम, समथिंग लाइक दैट, what I understand from this question। देखते हैं बी, लेडी विस्फोर्ट। लेडी विस्फोर्ट था उनका नाम। ठीक है, क्या नाम था उनका? लेडी विस्फोर्ट। याद रखना, मीराबेल एंड लेडी विस्फोर्ट, दे वर अ कपल। ओके, 24, competence to age is supplementary to youth। competence to age is supplementary to youth, a sorry supplement indeed, but I fear the best that is to be had. We must ride where we formerly walked, live better and so softer, and shall be wise to do so than we had means to do in the good old days you speak of। फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कंपिटेंस टू एज इन सप्लीमेंट्री टू यूथ। ओके, सॉरी सप्लीमेंट इंडीड,
But I feel the best that is to be had. We must ride where we formerly walked, live better, and be softer and shall be wise to do so than we had means to do in a good old days you speak of. ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं, हु स्पीक्स दीज वर्ड्स एंड टू हूम, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो लाइन्स हैं, किसने बोली हैं और किसको बोली हैं? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। लैम्ब टू ब्रडगेट, वर्ड टू डोरोस्थी, ओके, लैम्ब टू डोरोस्थी। ए है चार्ल्स लैम्ब ने ब्रडगेट को बोली हैं ये लाइन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेल्यूड a long to begin as early as 1799 and finished in its first version in 1805 was not published until। पैरेल्यूड आपको पता है ये ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश में चलते थे पैरेल्यूड। 1850 ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के टाइम के हैं पैरेल्यूड। पैरेल्यूड एक जो होते हैं ना क्लोज्ड ड्रामा होता है और एक होता है पैरेल्यूड। यस, सो पैरेल्यूड जब आप ये दीज आर काइंड ऑफ ओरल ड्रामाज, पैरेल्यूड आर ओरल ड्रामाज, और ये मोस्टली किसी का गुणगान करने के लिए, किसी की अच्छाई गाने के लिए, गाते गाते कोई ड्रामा बताना, इट डू नॉट परफॉर्म बट इट एक्चुअली इट इज़ लाइक अ वोकल ड्रामा टाइप ऑफ थिंग, पैरेल्यूड। यस, तो ये भाई कब आया था? 1850 में। तो यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए। होप दिस वीडियो विल prove helpful to you. Okay, thank you.